गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 9 चिड़िया की बच्ची, जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार और जिसकी विधा एक कहानी है, उस पाठ के सार को समझेंगे और उसकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। ये कहानी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। मनोवैज्ञानिक क्या होता है? जो मन के विज्ञान के बारे में बताता है, यानी किसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा हो सकता है या कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बताता है। इस कहानी में मनुष्य के स्वार्थी और लालची स्वभाव के बारे में बताया गया है। मनुष्य अपने मन की खुशी के लिए बेजुबान प्राणियों को भी कैद रखने में कोई संकोच नहीं करता। मतलब जिस चीज़ से उसे खुशी मिलती है, उसे संतोष मिलता है, उसको करने के लिए वो ये नहीं सोचता कि इससे हम प्रकृति का कितना नुकसान कर रहे हैं या हम प्रकृति के कितने विरोध में जा रहे हैं। आज जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे अभी आपके सामने कोरोना है, तो ये किसकी वजह से है? ये जो हम अप्राकृतिक घटनाएं करते हैं या काम करते हैं, उसकी वजह से पूरी मानव जाति को उसका जो खामियाजा है, उसका जो नुकसान है, वो भुगतना पड़ता है। जो चीज़ प्रकृति ने हमारे लिए नहीं बनाई है, अगर हम उसके विरोध में जाएंगे, वैसा करेंगे, तो हमें उसका नुकसान ज़रूर उठाना पड़ेगा। स्वतंत्रता जो है वो सबको प्रिय होती है, और अगर हम सपने में भी अपने आप को परतंत्र या गुलाम पाते हैं तो हम खुश नहीं रह सकते। तो ऐसे में जो जानवर, जो पक्षी बोल नहीं सकते, उनको हम अपनी खुशी के लिए अगर अपने घर में गुलाम बनाकर रखते हैं तो वो हमेशा दुखी रहेंगे, वो खुश नहीं रहेंगे। लेकिन हम अपनी मन की खुशी के लिए ये सब इग्नोर कर देते हैं या हम ये सब नहीं देखते हैं, उसको हम अनदेखा करते हैं, जो गलत है। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं: सेठ माधवदास, उनका नौकर एक छोटी चिड़िया। सेठ माधवदास एक बहुत धनी व्यक्ति हैं, जिनका संगमरमर के पत्थर से बना हुआ बड़ा बंगला है, जिसके आगे बहुत सुंदर बगीचा है, और इस बगीचे में तरह तरह के फूल पौधे लगे हुए हैं। इस बगीचे के बीच में फव्वारा लगा है, जिसका पानी रकाबी के ऊपर गिरता है। मतलब उसके आसपास एक गोल तश्तरी है या प्लेट नुमा रकाबी है, जिसके ऊपर उसका पानी गिरता रहता है। सेठ ने बगीचे में एक तख्त या दीवान लगा रखा है, जिस पर मसनद के सहारे, मसनद क्या होते हैं? गोल तकिए, वह बैठ कर के शाम के समय बगीचे की प्राकृतिक सुंदरता को निहारते थे। उनके पास धन और समय की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ होते हुए भी उनके जीवन में कुछ खालीपन था, जिसे वो महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि एक जो अंदर से खुशी मिलनी चाहिए, वो खुशी उनके पास नहीं थी। एक दिन शाम के समय जब आकाश में कुछ कुछ बादल थे और धूप का प्रकाश उसमें से छन छन कर आ रहा था, तब माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उस समय उनके सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आकर बैठ गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर ज़रा ज़रा नीली पड़ गई थी। उसके पंख चमकदार थे तथा उसका नन्हा सा सिर बहुत प्यारा लग रहा था। उसके शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी, मतलब उसके पंख अलग तरह के विचित्र थे। चिड़िया इस बात से अनजान थी कि माधवदास बगीचे में बैठकर उसे निहार रहे हैं, मतलब उसे देख रहे हैं। वह बिना आराम किए एक डाल से दूसरी डाल पर उड़कर बैठ रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। मनमानी मतलब अपने मन की मर्जी करने वाली लगी, और उसका आज़ादी से एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ना उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। उस छोटी चिड़िया को देखते हुए माधवदास अपना खालीपन भूल गए, यानी सब कुछ होते हुए जो एक खालीपन या अंदर से जो एक वो दुखी अपने आप को महसूस करते थे, वो दुख जो है वो भूल गए। उनके मन में चिड़िया को हमेशा के लिए अपने बगीचे में कैद कर लेने का विचार आया।
सेठ माधव दास ने चिड़िया को कहा, तुम मुझे बहुत प्यारी लगी, तुमसे मेरा मन बहल रहा है। यह बगीचा तुम्हारा ही है, इस महल को भी तुम अपना ही समझो। तुम यहाँ रुकोगी तो मैं तुम्हें सोने का पिंजरा बनवा कर दूंगा। उसने कहा, मेरे बगीचे में अनगिनती फूल हैं, वह सब तेरे हैं। यानी माधव दास उसको हमेशा के लिए कैद करने के लिए जो है तरह तरह का लालच देने लगे। नन्ही भोली चिड़िया सेठ के इरादे को नहीं समझ पाई। वह सेठ को बोली, मुझे देर हो रही है, मेरी माँ मेरी बाट देखती होगी, मतलब मेरा इंतज़ार करती होगी। मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। माधव दास को लगा चिड़िया उसके जाल में नहीं आने वाली। उसने चिड़िया को बातों में लगाते हुए कहा, अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास भागकर बाहर आया। यह सब पल भर में हो गया। चिड़िया कुछ नहीं समझी। सेठ बोलता रहा, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला मतलब कोशिश में चला, प्रयास में चला। पर चिड़िया को मन के भीतर चैन नहीं था। वह चारों ओर चौकन्नी मतलब चौकस होकर देखती थी, अलर्ट होकर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ बोला, देर अभी कहाँ। इतने में चिड़िया को बोध हुआ, मतलब उसको एहसास हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसकी देह को यानी उसके शरीर को छू गया। वह चीख मारकर एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपकाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है। पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा और वह पलक मीच कर उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी। यानी जो बच्चे होते हैं वो अपनी माँ बाप के साए में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। उनके लिए उनकी दुनिया ही वही होती है। उन्हें कोई भी लालच, कोई भी सोना चांदी इस तरह के लालच या किसी चीज़ का लालच उन्हें जो है विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि जो सुख उन्हें अपने माँ बाप के प्यार में नज़र आता है वो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। तो इस प्रकार यह कहानी जहाँ एक और स्वतंत्रता के महत्व को बताती है, मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति या उसके स्वभाव को बताती है, वहीं दूसरी ओर हमें यह सीख भी देती है कि हमें कभी किसी दूसरे व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अब आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। सेठ माधव दास की संगमरमर की कोठी थी। मतलब संगमरमर जो होता है वो बहुत महंगा पत्थर होता है और उससे उसने अपने महल को, अपने घर को बनवाया था। उस कोठी में एक बहुत सुंदर बगीचा लगा था, जिस बगीचे में बैठकर वह प्रकृति का आनंद लिया करता था। उसके द्वारा चिड़िया को यह बताया जाना कि उसके पास बहुत पैसा और सोना चांदी है और सेवा के लिए ढेर दास दासियां भी हैं और वह उसे सोने का पिंजरा भी बनवा कर देगा। इन बातों से पता चलता है कि माधव दास का जो जीवन था वो संपन्नता से भरा था, परंतु सब कुछ होते हुए भी उसका यह सोचना कि जीवन में कुछ खालीपन है, यह प्रकट करता है कि वह सुखी नहीं था। यानी धन संपत्ति सब कुछ थी, लेकिन मन की खुशी नहीं थी, मन की शांति नहीं थी, जिससे यह पता चलता है कि वह दुखी था।